So hello students, today we will discuss about the equilibrium of a rigid body. ठीक है. सो रिजिड बॉडी के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज रिजिड बॉडी मींस कि हम अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसके जो पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते. ठीक है, मींस उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते. दैट इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी. बट आज हमने करना है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम मींस आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स. ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर वो बॉडी अपनी जगह से नहीं हिल रही, दैट मीन्स दैट बॉडी विल बी इन द इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इसको हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम. सो व्हेन ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस acting on a rigid body form a system of forces equivalent to zero. ठीक है, मीन्स हम किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई करते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई की, आफ्टर दैट वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जीरो की इक्वल होनी चाहिए. मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स आपकी अगर जीरो है, सो दैट मीन्स दैट बॉडी विल बी इन द इक्विलिब्रियम. ठीक है, हम इसको दो तरीके से डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक है हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सेकंड हमारे पास है रोटेशनल मोशन. ठीक है, ये दोनों मोशंस को हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है. सो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपकी है वो जीरो होनी चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स. ओके, फोर्स. बट इन रोटेशनल मोशन आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए. ठीक है, इन रोटेशनल के केसेस में क्या देखते हैं कि जो आपका टॉर्क जीरो होना चाहिए, बिकॉज रोटेशनल में क्या होता है कि टर्निंग इफेक्ट आता है बॉडी में. ठीक है, सो टर्निंग इफेक्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं पैरामीटर, टॉर्क. हमने आज ही डिस्कस किया था इसके बारे में. सो पर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, जो लीनियर मोशन होता है, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा फोर्स को कंसीडर करते हैं. मीन्स उसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए और इसमें नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए. ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा टॉर्क के बारे में दोबारा थोड़ा सा पढ़ लें कि टॉर्क था क्या. ठीक है, कब हमको फोर्स ज़्यादा लगानी है, कब हमको फोर्स कम लगानी है, या टॉर्क कब ज़्यादा या कम लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग. जैसे मेरे पास एक फर्स्ट केस था, जैसे ये कोई भी स्क्रू है. ठीक है, ये उसको हमने स्क्रू को ओपन करना है या फिर इसको क्लोज करना है. ठीक है, तो ये स्क्रू की फॉर एग्जांपल लेंथ हो गई, और फर्स्ट केस में क्या है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई इस अकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ठीक है, और मुझे पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर, मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो फोर्स है मैं आगे की ओर लगा रहा हूँ और इसमें कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, नो टर्निंग इफेक्ट. ठीक है, एक तो इस केस में टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो. इफ देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट, सो देयरफॉर नो टॉर्क, सो टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क होता ही टर्निंग इफेक्ट है. सो अगर टर्निंग इफेक्ट नहीं है तो टॉर्क आपका जीरो है. सेकंड केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में आपके पास क्या होता है कि लेंथ आपकी सेम वही एल है और फोर्स मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलरली अप्लाई की है. तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, टॉर्क इंटू एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर. और इस केस में अभी हमारे पास फोर्स जो लग रही है वो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है. तो इस केस में मेरे पास आंसर क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास एल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल एफ. ठीक है, एल इंटू एफ. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आपने जब भी कंसीडर करना है तो आपने दो बॉडीज़ को परपेंडिकुलर ही कंसीडर करना है.
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही ये होता है कि व्हेन टू बॉडीज नहीं आप कह सकते कब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कोई भी दो पैरामीटर्स आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, उस केस में आपने इसको हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में कंसीडर करना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपका उसमें से डॉट प्रोडक्ट का आपके पास होता है वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब आप दो पैरामीटर्स पैरेलल कंसीडर करते हो, ठीक है, सो पैरेलल कंसीडर करने के लिए आपका डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में आपने हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करना। अगर आपका परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, देन आप उसमें फोर्स के दो कंपोनेंट को कंसीडर करके उसको परपेंडिकुलरली बना सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड केस व्हेन द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका जो है उसमें 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। थर्ड आपका है जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा, सेम वही केस, ठीक है, लेंथ आपकी L है, इस केस में आप फोर्स इस अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप फोर्स के अप्लाई कर रहे हो इस अकॉर्डिंग, इसमें एक पर्टिकुलर एंगल आ गया, ठीक है, बट इस केस में आपने क्या करना है कि आपने दो कंपोनेंट को कंसीडर कर लेना है फोर्स के, ठीक है। तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा F cos थीटा, इस साइड आपका F sin थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि आपने परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट हमेशा कंसीडर करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू L F sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट को कंसीडर किया और उसके अकॉर्डिंग आपके पास L F sin थीटा टॉर्क आ गया। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टॉर्क। टॉर्क में टर्निंग इफेक्ट का होना ज़रूरी है, अगर टर्निंग इफेक्ट नहीं है तो आपके पास टॉर्क ज़ीरो होगा। तो अभी बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। सो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ए रिजिड बॉडी एट रेस्ट इज इन इक्विलिब्रियम, मीन कोई भी बॉडी है वो एट रेस्ट है। इक्विलिब्रियम का मतलब कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है देन वो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। एनी बॉडी जो रेस्ट पर है इज इन इक्विलिब्रियम, वो बॉडी इक्विलिब्रियम पर होगी। एनी बॉडी एट रेस्ट इज इन इक्विलिब्रियम। सो इसकी एक डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है, वो करेंगे इसके ऊपर। सो कंडीशंस फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, सो हमको दोनों तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। सो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, सो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या होता है कि हमारे पास हमें पता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है देन उसकी नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो होनी चाहिए। तो दैट मीन्स इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, नोट कर लो आप भी। सो कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम of rigid body is given by, that means जो नेक्स्ट एक्सटर्नल आपकी जो फोर्स होगी, तो मैं यहाँ पर कोई भी आई ले रहा हूँ, ठीक है, समेशन ले रहा हूँ सभी फोर्सेस का। सो दैट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर चाहे आप लिख सकते हो एक्सटर्नल। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपकी इस केस में हमेशा समेशन ऑफ सभी फोर्सेस का आपका समेशन जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कंसीडर करूँ प्रॉपरली, इसको ओपन करके, सो दैट मीन्स इफ F1 F2 F3 एंड सो ऑन, ठीक है, आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, आर द forces acting on the body, then for translational equilibrium, F1 vector, F2 vector,
F3 वेक्टर, इन सभी का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। दैट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो इसके लिए आपने कहा यहाँ से स्टार्ट करना है, कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ये स्टेप फॉलो करो, उसके बाद आपने ये तीनों स्टेप्स लिखने के बाद ये आपका हो जाएगा कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ले सकते हो कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर कोई भी पार्टिकल है आपके पास, मान लो ये वाला पार्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ से अप्लाई हो रही है, यहाँ अप्लाई हो रही है, ठीक है, कोई बाहर जा रही है, कोई अंदर आ रही है, बट नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ये बॉडी है, ये अपनी जगह से नहीं हिल रही, ये बॉडी स्टेबल है, ठीक है, रेस्ट पर है, इतनी सारी फोर्सेस अप्लाई करने के बाद भी। सो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि ये सभी फोर्सेस, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, सभी फोर्सेस का सम किसके इक्वल होगा? 0 की इक्वल। तभी ये बॉडी अपनी जगह से नहीं हिल रही, और इस बॉडी को आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग, कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। सो कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, T.M ट्रांसलेशनल, सॉरी रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन आपका हो चुका है। कंडीशन फॉर रोटेशनल मोशन फॉर इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, और अभी रोटेशनल मोशन में हम किसके अकॉर्डिंग लेते थे? फोर्स टॉर्क वाली। सो देयरफॉर समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी सेम इस केस में भी क्या है, जो F1, F2 एंड F3 वट एवर, ठीक है, जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी एक्ट कर रही हैं बॉडी के ऊपर, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एंड R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, मीन्स वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज फोर्सेस, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दीज फोर्सेस, ठीक है, जहाँ से भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से ये सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ टॉर्क किसके इक्वल था हमारे पास? मीन्स R1 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स प्लस R2 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय F2 फोर्स प्लस R3 वेक्टर मल्टीप्लाई बाय F3 फोर्स अप टू ये 0 के इक्वल होगा नेट। तो अभी R1 वेक्टर फोर्स किसके इक्वल था? टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 अप टू दे एंड 0। सो नेट एक्सटर्नल टॉर्क आपका क्या होगा इस केस में? 0। ठीक है, सो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। ठीक है, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये कब होता है आपका? इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे पहली एग्जांपल हमने एक पॉइंट की ली थी, पॉइंट सोर्स की। ठीक है, इसमें भी क्या होता है आपके पास कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रोड है आपके पास, ठीक है, उस रोड के ऊपर आपने टॉर्क को 0 करना है। ठीक है, उस केस में क्या होता है आपका कि जब फोर्सेस है वो भी इस साइड लग रही है और दूसरी फोर्स भी इस साइड लग रही है, ये आपकी F होगी, ये भी F, ये टोटल कितनी हो जाएगी? 2F। इस केस में आपकी कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं है, दोनों फोर्सेस नीचे की ओर लग रही हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट। इफ देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको समझने के लिए हम प्रॉपरली एक एग्जांपल लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि समटाइम्स जो बॉडी होती है वो ट्रांसलेशनल मोशन में होती है, रोटेशनल में नहीं होती, या फिर रोटेशनल मोशन में होती है और ट्रांसलेशनल में नहीं होती। उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, मीन्स मे बी इन रोटेशनल मोशन बट नॉट
इन ट्रांसलेशनल मोशन, मे बी इन ट्रांसलेशनल मोशन बट नॉट इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं। तो इस केस को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास कोई भी रॉड है, ठीक है, ये कोई भी रॉड है, एक यहाँ पर फोर्सेस ऐसे लग रही हैं, ठीक है, ये आप ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, ये एफ है, दोनों इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्सेस हैं। ठीक है, एक मेरे पास बॉडी यहाँ पर है, एक फोर्स लग रही है नीचे की ओर, एक फोर्स लग रही है ऊपर की ओर, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है और इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, ये कोई भी यहाँ पर मान लो बॉडी ऐसे कहीं पर भी रखी हुई है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या है, जो आपका अगर दोनों फोर्सेस नीचे की ओर लग रही हैं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी 2F। इट मींस जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो के इक्वल नहीं है, बट जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो के इक्वल है, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन तो हो रहा है नीचे की ओर बट रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई टॉर्क आपका जीरो है बट आपकी एक्सटर्नल फोर्स मींस जीरो नहीं है। इस केस में क्या है कि टर्निंग इफेक्ट आएगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, दैट मीन्स बॉडी आपकी घूमेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, बट जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो के इक्वल होगी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी आपकी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक टर्निंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है तो बॉडी आपकी इस अकॉर्डिंग घूमेगी, but there is no translational motion, so therefore external force is zero but external torque is not zero. So this is all about the equilibrium of a rigid body. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास आप इसको समेशन के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, समेशन आई एफ आई। ठीक है, समेशन मीन्स सम ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, यहाँ पर सम मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलना है तो समेशन लिखना कि काफ़ी सारी फोर्सेस का हमने सम किया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी।